Morning students, myself P.L. Narada, Assistant Professor Government College Canvas, and today I am going to teach you a poem composed by Emily Dickinson entitled A Bird Came Down the Walk. A bird came down the walk, जैसा कि इसके टाइटल से क्लियर हो रहा है, ए बर्ड एक पक्षी केम डाउन चल कर के आया। इसकी जो सिचुएशन है वो इस तरह से है। एमिली डिकिंसन द पोइटेस इज सिटिंग इन द वरेंडा, वो उसके बरामदे में बैठी हुई है और उसी समय एक पक्षी जो है वहाँ से चल करके आता है। वो पक्षी उसने अपने मुंह में एक कीड़ा आधा आधा चबा रखा है, आधा आधा दोनों साइड निकला हुआ है। वो पक्षी वहाँ पर जो घास है उसमें से ओस की बूंदें पी लेता है। लेखिका इस बात से बहुत प्रभावित होती है। नेचुरल और उस रोटी का टुकड़ा को देख करके वो पक्षी वहाँ से उड़ जाता है। उड़ते हुए उस पक्षी का वर्णन पोइटेस ने बहुत शानदार तरीके से किया है। जैसे पतवार समुद्र को दो भागों में बांट देती है, इस तरह से वो पक्षी उड़ रहा है। जैसे कि आप कवर पेज पे जो पक्षी देख रहे हो, इस तरह से वो पक्षी उड़ रहा है। कवित्री हमें यहाँ पर यही बात बताना चाहती है कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं उन्हें बाहरी इंटरफियर बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी बात से प्रभावित होकर के कवित्री ने ये कविता लिखी है। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक पक्षी चल करके आता है। अ बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिली डिकिंसन। ये एमिली डिकिंसन की पोइम है। थोड़ा सा एमिली डिकिंसन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एमिली डिकिंसन वो सी इज नॉन एज ए नेचर पोइटेस, और उसको नेचर पोइटेस के रूप में जाना जाता है। सी रोट मैनी लिरिक्स, उसने बहुत सारे लिरिक्स लिखे हैं नेचर के बारे में, डेथ के बारे में। वो खुद अपनी डेथ के बारे में भी लिखती है, उसकी दूसरी पोइम है। वन इज दैम इज द बर्ड केम डाउन द वॉक। और जो कविता है ए बर्ड केम डाउन द वॉक, वो भी एक खूबसूरत सा लिरिक है। वन डे द पोइटेस सा अ बर्ड एंड रोट अ ब्यूटीफुल लिरिक। एक दिन कवियत्री ने एक खूबसूरत सा पक्षी देखा और उसकी एक्टिविटीज़ से, उसके क्रियाकलाप से वो इतनी प्रभावित हुई कि ये लिरिक लिखने पे मजबूर हो गई। एमिली Dickinson's life proves that it is not necessary to travel widely or lead a life full of romantic grandeur in order to write poetry, great poetry. यहाँ पर एमिली डिकिंसन की जो लाइफ है वो इस बात को साबित करती है कि किसी महान कविता को लिखने के लिए या किसी रोमांटिक कविता को लिखने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्रैवल वाइडली। बहुत ज़्यादा भ्रमण करना आवश्यक नहीं है। मतलब आप अपने आस पड़ोस के वातावरण को देख करके भी ग्रेट यह इस पोएम के माध्यम से कवित्री ने समझाया है। इन दिस पोएम द सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ बर्ड hop down a path allows her to exhibit her extraordinary
poetic power of observation and description. इस कविता के माध्यम से, इन दिस पोएम, इस कविता में, द सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ बर्ड, एक पक्षी को देखने का जो सिंपल एक्सपीरियंस है, किस तरह से वो फुदकता है और किस तरह से उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को दिखाता है, और इन सब चीज़ों को कवियत्री ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोइटिक पावर के माध्यम से समझाया है। उसका ऑब्जर्वेशन पावर, उसका डिस्क्रिप्शन पावर, ये सब इस कविता में हमें देखने को मिलता है। एक दिन कवित्री बैठी हुई थी और उसी समय क्या हुआ, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक पक्षी चल करके आता है। कवित्री अपने लॉज में बैठी हुई थी और उसी समय ए बर्ड केम डाउन द वॉक, एक पक्षी चल करके आता है। ही डिड नॉट नो, आई सा, मैंने उसको देखा। ही डिड नॉट नो, इस बात का उसको पता नहीं था। द बर्ड वॉज अनअवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द पोइटेस, पक्षी पोइटेस की प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। He bit an angelworm in halves, पक्षी ने एक कीड़े को दो भागों में बांट रखा था। उस पक्षी ने एक कीड़े को आधा आधा दो भागों में कर रखा था। एंड एट द फेलो रो, और उस फेलो को वो कच्चा ही खा गया। रो का मतलब होता है अनकुक्ड, बिना पकाए। ही एट द फेलो रो, वो उस कीड़े को कच्चा ही खा गया। उसने उसको आधा आधा करके दो भागों में बांट रखा था मुंह में, आधा इधर निकला हुआ था, आधा इधर निकला हुआ था, और वह उस कीड़े को कच्चा ही खा गया। एंड देन ही ड्रैंक द ड्यू, और उसके बाद ही ड्रैंक, उसने पिया, अ ड्यू, ओस की बूंद को, फ्रॉम अ कॉन्वीनियंट ग्रास, वहाँ पे जो कोमल घास थी उसमें से उसने ओस की बूंदों को पिया, और इस तरह से उसका नाश्ता हो गया। एंड देन हॉप्ड साइडवाइज टू द वॉल, क्योंकि कीड़ा उसने पूरी तरह से उसको पचा नहीं था, इसलिए वो फुदकने लगा। ही देन हॉप्ड, वो फुदकने लगा, साइडवाइज द वॉल, दीवार के सहारे सहारे। इस तरह से दीवार थी और उसके सहारे सहारे इस तरह से वो फुदकने लगा। टू लेट अ बीटल पास, और इसी समय वहाँ से एक भंवरा गुजर गया। टू लेट अ बीटल भंवरा पास, गुजर गया। इस स्थिति में वहाँ से एक भंवरा जो है चला गया। ही ग्लैंस विद रैपिड आइज, उसने उस भंवरे को तीव्र नजरों से देखा। ही ग्लैंस, उसने देखा, उस पक्षी ने रैपिड आइज, तीव्र नजर से उस भंवरे को देखा। दैट हरीड, और जल्दी से देखा। ऑल अब्रोड, दूर दूर तक देखा। द बर्ड वॉच द targeted that how much distance it will go from here, उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये यहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। जब वो इसको देख रहा है, जब पक्षी बिटल को देख रहा है, दे लुक्ड लाइक फ्राइटन बीड्स, आई थॉट, लेखिका कर रही है, आई थॉट, मुझे लगता है, दे, वे, उसकी आंखें, लुक, दिखाई दे रही थी, लाइक फ्राइटन बीड्स, मोतियों की तरह। उसकी जो आंखें थी वो मोतियों की तरह नजर आ रही थी। द पोइट इज यूजेस सिमिली, कवियत्री ने यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया है। लाइक जो वर्ड है सिमिली को डिनोट करता है। सिमिली, द वर्ड लाइक हियर डिनोट सिमिली। फ्राइटन बीड्स, डरे हुए मोतियों की तरह, उसकी डरी हुई आंखें मोतियों की तरह लग रही थी। ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड, और उसने यहाँ पे उसके वेलवेट को, सिर को हिलाया। द पोइटेस यूजेस मेटाफर हियर, मखमली, स्टर्ड, मूवमेंट, वेलवेट, मखमली, हेड, सिर को, उसने अपने मखमली सिर को हिलाया।
पक्षी ने अपने मखमल जैसे सिर को हिलाया। लाइक इन ए डेंजर, जैसे कोई खतरे में सतर्क हो जाता है, काजस सतर्क हो जाता है, उसी तरह से वो पक्षी सतर्क हो गया। लाइक वन इन डेंजर, जैसे कोई खतरे में सतर्क हो जाता है, उसी तरह से वो पक्षी सतर्क हो गया। आई उस पक्षी को जब रोटी का टुकड़ा दिया तो वह सतर्क हो गया। एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर्स, और उसने उसके पंखों को, फीदर्स पंखों को अनरोल्ड ओपन कर लिया। ही ओपन हिज फीदर्स एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, और वह चला गया। कहाँ पे चला गया? एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, उसके कोमल घर की तरफ उसने चढ़ाई की। वह चढ़ाई करके अपने कोमल घर की तरफ उड़ने लगा, अपना जो सॉफ्ट होम है उसकी तरफ जाने लगा। जब वो उड़ रहा है तो पोइटेस ने देखो उसका वर्णन किस तरह से किया है। देन ओर्स डिवाइड द ओशियन, जैसे पतवार, और पतवार डिवाइड बांट देती है ओशियन सागर को, जैसे पतवार सागर को बांट देती है, जैसे पतवार सागर को दो भागों में बांट देती है। टू सिल्वर फॉर ए सीम, जैसे चांदी के पंख, सिल्वर फॉर ए सीम, एक सीम से सिले गए हों। सीम का मतलब होता है सिलाई करना, जैसे दो चांदी के पंखों की सिलाई कर दी गई हो, इस तरह से वो दिखाई दे रहा था। और बटरफ्लाइज या फिर तितलियां, कवियत्री ने अंतिम दो पंक्तियों में वहां का नेचर दिखाया है। पक्षी का वर्णन करने के बाद कवित्री करिए, और बटरफ्लाइज तितलियां ऑफ बैंक्स ऑफ नून, बैंक्स नदी के किनारे पे, ऑफ नून दोपहर के अलावा, ऑफ बैंक्स बैंक से दूर, ऑफ नून दोपहर के समय, लिप्स फुदकती रहती है, लिप तैरती है। तितलियों को ऐसा दिखाया गया है जैसे वो तैर रही हो। कवित्री लास्ट में कह रही है, नदी के किनारे पे तितलियां फुदकती रहती है बिना शोर शराबा किए हुए, एंड दीज थिंग्स आर वेरी अट्रैक्टिव, और ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरली दिस पोएम इज एब्सोल्युटली टिपिकल ऑफ डिकिंसंस यूजिंग आयम्बिक ट्रायमीटर with occasional 4-syllable lines following a loose ABCD rhyme scheme and rhythmically breaking up the meter with long dashes. कविता का जो स्ट्रक्चर है इस कविता का एब्सोल्युटली टिपिकल ऑफ डिकिंसन, टिपिकल है। डिकिंसन की जितनी भी कविताएं हैं उनमें इसका टिपिकल जो है विभिन्न, टिपिकल का मतलब होता है विशिष्ट। यूजिंग आयम्बिक ट्रायमीटर, इसमें आयम्बिक ट्रायमीटर को काम में लिया है। विद ओकेजनल 4-syllable लाइन्स, और 4 सिलेबल वाली लाइन्स है, लेकिन ओकेजनल है, सारी लाइन्स नहीं है। फॉलोइंग ए लूज ABCB राइम स्कीम, और इसकी राइम स्कीम ABCB है लेकिन सारी पंक्तियों में नहीं है। रिदमिकली ब्रेकिंग अप द मीटर विद लॉन्ग डैशेस, और इसमें मीटर को जो है लॉन्ग डैश के द्वारा तोड़ दिया गया है। इसका जो मीटर है वो पूरी तरह से काम में नहीं लिया है, उसमें डैश के द्वारा उसको ब्रेक किया गया है। देखिए यहाँ पे एंजल वॉर्म, यहाँ पे ये जो डैश है इसके द्वारा इसका जो मीटर है उसको ब्रेक किया गया है। डिकिंसन किनली डिपिक्ट्स द बर्ड, डिकिंसन ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पक्षी का वर्णन किया है। इट डिपिक्ट्स इट्स एक्टिविटीज एज इट ईट्स ए वर्म, इसकी क्रियाएं जैसे ये कीड़े को खाता है। पेक्स एट ग्रास, घास पे उसकी चहलकदमी। हॉप्स बाय बीटल, और बीटल का फुदकना। एंड ग्लैंसेज अराउंड फेयरफुली, और चारों
But the most remarkable feature of this poem is the final stanza which compares his flight with ours. But किंतु सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कवित्री ने अंतिम स्टेंजा में दिखाई है उस पक्षी का आसमान में उड़ना जैसे पतवार समुद्र को दो भागों में बांट रही हो. She evokes the delicacy and fluidity of moving through the air. उसने बहुत ही डेलिकेसी नाजुकता के साथ, फ्लूडिटी तीव्रता के साथ, बहाव के साथ बताया है कि हवा में किस तरह से वो तैर रहा है. द इमेजेस ऑफ बटरफ्लाइज लिपिंग ऑफ बैंक्स ऑफ नोन. तितलियों की जो इमेज है उसको कवित्री ने कितने सही ढंग से प्रस्तुत किया है. स्प्लैशलेसली स्विमिंग थ्रू द स्काई. वे तितलियां बिना शोर शराबा किए हुए, स्प्लैशलेसली बिना आवाज किए, स्विमिंग तैर रही है दो द स्काई आसमान में. इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इन ऑल डिकिंसन्स राइटिंग. ये डिकिंसन की राइटिंग की बहुत ही मेमोरेबल लाइन्स है. The poet imagines that these butterflies swim in the air without any noise. लिरिकल कविता बड़ी लिरिकल है, इसको हम गा सकते हैं. और कवि ने द हियर इज एलिट्रेशन. यहाँ पे कवि ने एलिट्रेशन का प्रयोग किया है. सिल्वर सीम्स. एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार जिसमें एक जैसे कंसोनेंट ध्वनि आए. वोवल्स ध्वनि नहीं होनी चाहिए, कंसोनेंट होनी चाहिए. जैसे सिल्वर सिम्स, यहाँ पे यस जो साउंड है उसकी ध्वनि रिपीट हो रही है, इसलिए एलिट्रेशन अलंकार है. द पोएम इन द पोएम ए बर्ड केम डाउन द वॉक. द बर्ड इज डिस्क्राइब्ड विद एक्यूरेसी. कवि ने इसमें पक्षी को बहुत ही एक्यूरेसी से वर्णन किया है. नन ऑफ इट्स लिटिल मूवमेंट एस्केप्स फ्रॉम द लविंग नेटिस ऑफ द पोइटेस. इसकी एक भी मूवमेंट को कवित्री ने नहीं छोड़ा है. सी हैज फाउंड ए सेंस ऑफ जॉय इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. प्रकृति के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कवित्री ने आनंद की भावना को पाया है. तो स्टूडेंट्स इसी तरह और भी पोएम्स के वीडियो पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. थैंक्स.